पार्ट 2 गतांक से आगे। अद्विक की वापसी। अद्विक और काका मरघटिया के नाम के बारे में बात कर रहे थे। अद्विक पूछता है, पर काका, क्या कभी उसे अपने नाम से कोई आपत्ति नहीं हुई? सुरजन काका हंसते हुए कहते हैं, गांव के लोग ना उससे बोलते थे और ना ही कोई लेना देना रखते थे। जब उससे कोई बात ही नहीं करता था तो उसे कोई किसी भी नाम से पुकारे क्या फर्क पड़ता था। और फिर उसकी झोपड़ी के आसपास कुछ इंसानी खोपड़ियां भी नजर आई थी, इसलिए लोग उससे घबराए हुए रहते थे। लोगों को यही लगता था कि वो जादू टोने से लोगों को मार देती है। गांव के जो जानवर गायब होते थे, गांव वालों को यही वहम होता था कि उन्हें मरघटिया ने ही मारा है। वे उसे तो कुछ कह नहीं पाते, पर दब स्वर में यही बातें करते थे। पर मुझे नहीं लगता कि वो कोई जादू टोना करती थी या किसी को मार सकती थी। पता नहीं क्यों वो मुझे निर्दोष लगती थी। अद्विक बड़ी हैरानी से कहता है, ये क्या कह रहे हैं काका? पूरा गांव तो उसे जादू टोना करने वाली डायन समझता था और आप उसे निर्दोष समझते हैं? ऐसा क्यों? जलती हुई आग की आंच में अभी भी गर्मी बाकी थी। सुरजन काका आग की गर्मी की तरह उन यादों को भी गर्मी देने की कोशिश कर रहे थे। फिर बोलते हैं, बताता हूं। एक समय मैं जंगल के रास्ते से निकल रहा था, तब मरघटिया की झोपड़ी के बाहर कराहने की आवाज आ रही थी। एक नाड़ी वैद्य होने के नाते उस समय मुझे लगा कि इंसानियत के लिए ही सही एक बार मुझे चलकर देख लेना चाहिए। मैं हिम्मत करके उसकी झोपड़ी में घुसा। तब वो बहुत अधिक बीमार थी। उसके हाथ पकड़कर मैंने उसकी नाड़ी देखी। तब मुझे एहसास हुआ कि वो तो बिल्कुल निर्दोष है। जैसा सभी लोग उसके बारे में सोचते थे वैसा कुछ नहीं है। गांव वालों को उसके बारे में कुछ गलतफहमी है, कहकर सुरजन काका उदास हो गए। अद्विक एकदम से हैरान हो गया। वो धीमी पड़ चुकी आग को लकड़ी से हिलाने लगा। दबी हुई चिंगारी एक बार फिर से भड़क उठी और धीमी धीमी आग जलने लगी। वो बोला, उसका हाथ पकड़ने से आपको उसके निर्दोष होने का एहसास कैसे हो गया काका? मैं मानता हूं कि आप नाड़ी वैद्य हैं, आपको नाड़ी देखने से ही बीमारियों का पता चल जाता है, लेकिन निर्दोष होने का एहसास वो कैसे? सुरजन काका एक ठंडी सांस लेते हैं और कहते हैं, बेटा, क्या तुझे ये भी याद नहीं है कि मैं नाड़ी देखकर उस इंसान की पूरी जन्म पत्रिका बता देता हूं? अद्विक अपनी गलती पर चौंक जाता है और अपनी जीभ को एकदम दांतों के बीच दबा लेता है। गलती हो गई काका? तो आपको क्या पता चला उसकी नाड़ी से? उसकी जन्म पत्रिका का एहसास हो गया आपको? फिर तो आप जो कह रहे हैं सच ही होगा। बताइए, ऐसा आपको क्यों लगा? सुरजन काका ने अपना दोशाला ठीक करते हुए उसे कस के भींच लिया और बोले, बेटा, मरघटिया वृश्चिक राशि की थी। उसकी नाड़ी देखकर मुझे पता चला वृश्चिक राशि के लोग बड़ी मुश्किल से ही पाप करते हैं। ये लोग वो आत्माएं होती हैं जो स्वर्ग में पाप करके आती हैं, जिसके फलस्वरूप इन्हें मनुष्य जन्म लेना पड़ता है। किंतु मनुष्य के रूप में ये कोई भी पाप करने की स्थिति में नहीं होती। भगवान राम की इन पर विशेष कृपा होती है। उसका हाथ पकड़ते उसकी नाड़ियों से मुझे इस बात का एहसास हो गया था। सुरजन काका चुप हो गए। अद्विक बड़ी हैरानी से सुरजन काका की बात सुनकर सोच में पड़ गया। क्या बात कर रहे हैं काका? ये बात आपने मुझे तो कभी नहीं बताई कि आप मरघटिया को देखने गए थे, और उसकी निर्दोष होने की कहानी भी नहीं बताई आपने। सुरजन काका बोले, तो जानता नहीं है क्या गांव वाले किस तरह से उस पर शक करते थे? मैं एक अकेला पूरे गांव वालों को क्या जवाब देता? और मेरे पास कौन सा सबूत ही था इस बात का कि वो निर्दोष है? जब सुरजन काका अद्विक को वो बात बता रहे थे, तब अद्विक को एहसास होता है कि सुरजन काका की इस बात को कोई और भी सुन रहा है। शायद वही आकृति जो उसे बार बार दिखाई पड़ रही है। अद्विक को बहुत गहराई से एहसास हो रहा था कि वो आकृति
इस बातचीत के दौरान वहां थी, लेकिन जब अद्विक ने सिर उठाकर देखा तो वहां सिर्फ एक सूनापन रह गया था, जैसे वो आकृति हमेशा अपने पीछे छोड़कर जाती है। अद्विक ने कहा, ठीक है काका, तो मरघटिया वैसी नहीं थी जैसा हम सोचते थे, और मिहिका की मृत्यु के पीछे उसका कोई हाथ नहीं था, लेकिन मिहिका की लाश के पीछे तो राज ही रह गया ना। मैं क्या करूं, कैसे पता लगाऊं? काका बोले, क्या पता लगाना है बेटा, अब तो साल भर हुआ आया उसे गए हुए। चल मेरे साथ का। कितनी बार मैंने तेरे दोस्त चंदन को तुझे मनाने के लिए भेजा, पर वो भी तुझे मनाने में सफल नहीं हो पाया। हार कर उसने तो मुझे मना ही कर दिया। बोला, काका मैं अब अद्विक को मनाने नहीं जाऊंगा, चल मेरे साथ। अद्विक ने हमेशा की तरह मना कर दिया, और हमेशा की तरह काका अपने साथ लाया हुआ खाना अद्विक को देकर वहां से रवाना हो गए। काका के मुंह से इस प्रकार मरघटिया के निर्दोष होने की बातें सुनकर अद्विक बहुत अधिक हैरान हो चुका था। अब दिन निकल चुका था। अद्विक ने अपना खाना किले के सुरक्षित स्थान पर रख दिया, जैसा कि वो हमेशा करता था, और किले में ही बनी एक बावड़ी में नहाने चला गया। पूरा दिन अद्विक मिहिका की यादों के सहारे बिताता था। न जाने क्यों अद्विक को ये बात गले नहीं उतर रही थी कि मिहिका मर चुकी है। न जाने क्यों उसे हमेशा ही मिहिका के होने का एहसास होता था। कभी कभी वो सोचता था, साल भर होने को आया, उसे कभी सपने में भी नहीं दिखाई पड़ी। दिन थोड़ा चढ़ चुका था। अद्विक ने सुरजन काका का दिया हुआ खाना खाया और अपने मित्र चंदन और हरिधन के बारे में सोच विचार करने लगा। तभी उसे कानों में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई धातु के ऊपर धातु रगड़ रहा हो। ऐसी आवाज तो मैंने पहली बार ही सुनी है। अद्विक सोचने लगा। उसने किले के बाहर निकलकर देखा, उसे कहीं कोई नजर नहीं आया। वो हर उस दिशा में झांकने लगा जहां से उसे वो आवाज आती प्रतीत हो रही थी। वो आवाज इतनी कर्कश और इतनी तीव्र थी कि अद्विक की दांतों में चीस चलने लगी और उसके कानों में अजीब सी कड़वाहट खुलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कानों में कोई सुइयां चुभो रहा हो। उसने अपने कानों में उंगलियां डाल ली और उस आवाज से दूर होने की कोशिश करने लगा, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई, बल्कि उसी प्रकार अनवरत चलती रही। अद्विक को अब वो आवाज असहनीय प्रतीत होने लगी। वो कानों में उंगली डालकर उस आवाज के बंद होने की प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु बहुत समय निकलने पर भी वो आवाज उसी प्रकार आती रही। अब अद्विक बहुत परेशान हो गया और उस आवाज से पीछा छुड़ाने के लिए किले से बाहर निकल आया। जब वो एक बार बाहर निकला तो फिर उसके कदम आगे बढ़ते ही रहे। न जाने क्यों अद्विक के मन में उत्सुकता सी जाग गई। अद्विक अब उसी जंगल में कदम बढ़ाने लगा जहां उसे मिहिका की लाश मिली थी। अद्विक न जाने विचारों की कौन सी धुन में खोया हुआ था और बढ़ता ही चला जा रहा था। उसे जंगली जानवरों का भी डर नहीं था। जंगल में पहुंचते ही अद्विक थोड़ा चौकन्ना हो गया। अभी जंगल शुरू ही हुआ था, फिर भी अद्विक को ना जाने कौन सी धुन लगी हुई थी। वो बिना डरे लगातार चलता ही जा रहा था। अद्विक को वहां किसी भी प्रकार का कोई भी जानवर नजर नहीं आया। वो बहुत हैरान था। घने जंगल में तो कोई ना कोई जानवर दिख ही जाते हैं, पर यहां कोई जानवर क्यों नहीं है? अद्विक सोच विचार में पड़ गया। वो अपने आप को 1 साल पीछे ले जाने की कोशिश कर रहा था। क्या यहां शुरू से कोई जानवर नहीं है, या मैंने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया? अद्विक फिर अपनी सोच विचार में मगन लगातार आगे कदम बढ़ाए जा रहा था। कभी मिहिका ने भी नहीं बताया इस बारे में कि उसने कोई जानवर देखा हो इधर। पता नहीं क्या हो गया। अद्विक चलते चलते बहुत ही अधिक घने जंगल में पहुंच चुका था। यहाँ एक बहुत बड़ा बड़ का पेड़ था, जिसकी शाखाएं जंगल में इतनी दूर तक फैली हुई थी कि ये पता लगाना मुश्किल था कि मुख्य वृक्ष का तना कौन सा है और उसकी शाखा कौन सी है।
अद्विक उस पेड़ की खूबसूरती देखकर ही बड़ा हैरान हो गया और सोचने लगा किस प्रकार से उसने 1 साल से खुद को उस किले में कैद किया हुआ है। सुरजन काका सही कहते हैं, मुझे अब वो किला छोड़ देना चाहिए। बड़ के वृक्ष की खूबसूरती को निहारता हुआ अद्विक आगे बढ़ता चला जा रहा था। तभी उसे न जाने क्यों ऐसा एहसास हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने अंदर खींच रही है। अद्विक को ऐसा लगा कि वो बिना किसी प्रयास के एक अदृश्य दुनिया में घुसा चला जा रहा है। लेकिन अद्विक भी धुन का पक्का था। वो इतना बुरी तरह चौकन्ना हो गया कि उसने जितनी तेजी से कदम बढ़ाए थे उतनी ही तेजी से वो वापस लौटने लगा। वो मुड़ मुड़ के उस बड़ के पेड़ को देख रहा था। उसे लग रहा था कि ये उसका वहम है या वाकई में कोई और अदृश्य शक्ति उसे अपने अंदर खींच रही थी। अद्विक अब तेज कदमों से आगे बढ़ता चला जा रहा था। उसने अपने तेज कदमों से पूरा जंगल नाप लिया और गांव की तरफ बढ़ चला। लेकिन इस बार उसके कदम पुराने किले की तरफ न बढ़कर गांव की तरफ बढ़ चले थे। अद्विक ने सोच लिया था कि अब वो अपने काका के पास वापस लौट जाएगा और उन्हें अभी वाली घटना के बारे में बताएगा। लेकिन फिर अचानक अद्विक को उस अजीब सी आवाज के बारे में याद आया जिसकी वजह से उसके कानों में सुन्ना सी चूकती प्रतीत हो रही थी। अद्विक के मन में विचारों का झंझावात उठ रहा था। पहले तो वो अजीब सी आवाज और अभी वो अजीब सी अदृश्य शक्ति। एक दिन में दो अनोखे एहसास उसे हिलाए दे रहे थे। आखिरकार अद्विक ने गांव की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। गांव में प्रवेश करते ही उसे जाने पहचाने चेहरे दिखाई पड़ने लगे। सब लोग इतनी हैरानी से उसका बदला हुआ रूप रंग देख रहे थे जैसे सूरज पश्चिम से निकल आया हो। अरे अद्धू आ गया, अधूर आ गया, दबे हुए स्वर में लोग कहने लगे। कुछ लोग उसे प्रसन्नता से देख रहे थे तो कुछ उससे सहानुभूति से देख रहे थे। उसने अपने घर की तरफ कदम बढ़ा लिए थे। सुरजन काका जो कि गांव के प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य थे, पूरा गांव उनकी इज्जत करता था और इस नाते अद्विक की भी। जो लड़कियां अद्विक पर जान लुटाती थी उनमें से बहुतों की शादी हो चुकी थी। जो बची थी उनकी सगाई हो चुकी थी। उनकी आंखों में अब अद्विक के लिए सहानुभूति थी। अद्विक पलके झुकाए अपने घर की तरफ रवाना हो गया। घर में प्रवेश करते ही उसे बरामदे में बैठे हुए काका दिखाई पड़ गए जो कि वहां आए हुए अपने मरीजों को देख रहे थे। उनकी नाड़ी पकड़कर उनकी बीमारी का इलाज कर रहे थे। तभी अद्विक को 2-4 लोगों की झुंड में अपना प्रिय मित्र चंदन दिखाई पड़ा। सुरजन काका की नजर अद्विक पर पड़ी तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। अद्विक को देखते ही चंदन खुशी से झूम पड़ा। अरे कैसा है तू अद्विक? कितनी बार तुझसे मिलने किले में आया है, पर तूने तो गांव आने से बिल्कुल मना ही कर दिया। क्या करता, मैं भी हिम्मत हार गया। चंदन को देखकर अद्विक बहुत ही खुश था। उसने पूछा, अच्छा ये बता हरिधन कैसा है? चंदन उदास हो गया। हरिधन शहर गया था तो वहां से वापस ही नहीं आया। उसको बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। अद्विक बहुत अधिक हैरान रह गया। क्या कह रहा है तू चंदन? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तेरा दुख इतना ज्यादा था तो मैं क्या बताता। अद्विक बहुत ही दुखी हो गया। वे दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। न बातों के सिलसिले खत्म हुए न यादों के काफिले खत्म हुए। दोस्ती की रगों में यादों का लहू बहता है। उसके बाद चंदन चला गया। काका भी अपने मरीज देख चुके थे। काका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो आ गया तू। खुशी से काका के चेहरे पर चमक दिखाई पड़ रही थी। हाँ काका, आना ही पड़ा। काका की अनुभवी आंखें कुछ विचार में पड़ गईं। ये तो बता, तुझे 1 साल से तुझे बुला रहा हूं, आज अचानक तुझे इस बूढ़े काका की परवाह कैसे हो गई? अद्विक ने काका को उस कर्कश आवाज से लेकर जंगल की रहस्यमयी अदृश्य शक्ति के बारे में बताया। भय से काका की आंखें फैल गई। काका ने कहा, अद्विक
तो उस जंगल में मत जा, वहां खतरा है। अद्विक बोला, काका जब हम लोग छोटे थे तब तो हम जंगल में भी जाते थे और उस बड़ के पेड़ पर भी खेलते थे, पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ जैसा आज हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है इसका क्या राज है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिहिका की मृत्यु के पीछे भी ऐसा ही कोई राज हो। सुरजन काका भय से दोहरे हुए जा रहे थे। बोले, अद्विक तो क्यों दबी हुई बातें कुरेद रहा है? जिन बातों पर हमारा बस नहीं है उनको कुरेदने से क्या होगा? बस कर। पहले वहां ऐसा एहसास नहीं होता था, पर अब हो रहा है। हमें क्या पता ब्रह्मांड में कौन सी शक्तियां और कौन सी आत्माएं रहती हैं। तो इन सारे झमेले में मत पड़। अब तो यहां आ गया है, तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी करवा दूंगा। आप सुन रहे थे अनादि भाग 2, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड टॉप स्टोरीज पे। सब्सक्राइब करना ना भूले और हिट द बेल आइकॉन।